जरा इमेजिन करना 10 फरवरी को आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो। एग्जामिनेशन हॉल में बैठते ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है और क्वेश्चन पेपर आते ही आप जब पहला सवाल पढ़ते हैं तो पहला सवाल पढ़ते ही आपके मन में पहली चीज ये उठती है, ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, काश मैंने पढ़ना पहले से शुरू कर दिया था। और ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना आए, इसलिए आज हम ऐसी शख्सियत के साथ बात करने वाले हैं आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जिनके आने से ही और दुगना तिगना चौगुना हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अपने प्रदीप सर के बारे में बात करें, जहां पे हम इनसे कुछ सवालात करने वाले हैं कि अभी भी अगर कोई स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपेयर करता है तो क्या अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना वो मनचाहा मार्क्स पाएगा कि नहीं पाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आगे आपको वीडियो अगर चाहिए कि एग्जैक्ट चैप्टर वाइज कौन से क्वेश्चन पे हमें फोकस करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स पे हमें करना चाहिए और उनको किस तरीके से करना चाहिए। अगर इस पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, वी आर रेडी। जितने ज्यादा कमेंट हो गए उसी रिगार्डिंग आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हर एक चीज की वीडियो जरूर आएगी। तो सबसे पहली चीज मैं प्रदीप सर से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर अगर अभी भी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने पूरे साल भर कुछ नहीं किया है, क्या अभी भी उसने जो मुकाम अपना सोचा हुआ है कि मुझे एक परसेंटेज होल्ड करना है, क्या वो अभी भी ला सकता है? ओमकार सर, इतना बड़ा आपने इंट्रोडक्शन दिया मेरे ही चैनल पे, इसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब आपका चैनल, अपना चैनल, अपने चैनल पे आपने इतने मेरे को प्रोफेशनल तरीके से फील करवाया, मैं क्या बोलूँ मेरे को लगने लगा कि अब देश का पीएम मैं ही हूँ सो सबसे पहले गाइस मैं बताना चाहूँगा, देखो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं पीएम सोच सकता हूँ तो आप तो कुछ भी सोच सकते हो, तो पॉसिबल हर चीज़ है, बट उसके लिए आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोल दिया मैं पीएम बना, और पीएम जैसा मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या बनूंगा, कुछ नहीं बनूंगा। इसीलिए आप करने को तो कुछ भी कर सकते हो, और अभी भी बहुत अच्छा खासा टाइम है। अभी दिसंबर का कुछ दिन बचा हुआ है, फिर इसके बाद जैन में भी आप एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो, फिर इसके बाद फैब में आपका एग्जाम है। तो लोग तो 10 से 15 दिन में दिन रात मेहनत करके स्कोर कर सकते हो, बट आप उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हो। उस मेहनत के अंदर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेहनत कहाँ से कर रहे हो, एंड मेहनत के अंदर जो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो दिमाग में, वो सच में क्वालिटी वाइज है कि नहीं है, उससे आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, वो सब मैटर करता है ओमकार सर। ये जैसे सर ने कहा कि सर हमेशा कहते हैं कि जैसे ड्राइवर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर ड्राइवर बहुत अच्छा है तो आप मंजिल तक बहुत सही समय पे पहुंच पाओगे। सर मेरा एक सवाल है कि अभी हम अगर पीसीएम की बात करें, पीसीएमबी की बात करें, टोटल 62 चैप्टर्स है कि अब बच्चे को क्या पूरे 62 के 62 चैप्टर्स करने चाहिए कि किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखो कैसा है कि अगर बच्चा चाहे, बच्चा ये मतलब ये चैप्टर वाइज नहीं, बच्चे का परसेंट का क्या गोल है। उसका गोल है कि उसको अबो 90% स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है, एंड विदाउट रिस्क कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उसको हर चैप्टर करना पड़ेगा। बट उसका टारगेट हो सकता है 60 हो, 70 हो, ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर करना है, तो उसका टारगेट क्या है इस वाइज से डिसाइड होता है कि उसको कितने चैप्टर करने हैं। एंड इवन अगर उसका है कि सर मैं थोड़ा रिस्क गेम खेल सकता हूँ, रिस्क गेम खेल के मुझे 90 स्कोर करना है, तो भी भाई वो कर सकता है। जैसे भी मैं सिंपल सा, यहाँ तो रिस्क गेम नहीं है, जैसे मैथ का मैं आपको बताना चाहूँगा। मैथ में एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब 3-4 साल पहले, मुझे लगता है 4 साल पहले, राहुल सर ने एक वीडियो बनाया था, उसी से याद आया कि 25 दिसंबर के दिन मॉर्निंग में 10 बजे महा रिविजन, नॉन स्टॉप रिविजन है मैथ का। अगर उस दिन आप लोगों ने प्यार दिखाया ना मेरे दोस्त, तो अगला आपको फिजिक्स में मिलेगा, बट वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो जैसे 4 साल पहले जब राहुल सर ने वीडियो बनाया था मैथ को लेके, कि क्योंकि देखो हम लोग जब थे तो हमारे टाइम में ओमकार सर कैसा था कि मैथ 1 अलग दिन होता था, मैथ 2 अलग दिन होता, फिजिक्स 1 अलग होता था, फिजिक्स 2 अलग होता था, केमिस्ट्री 1 अलग, केमिस्ट्री 2 ऐसा होता था। बट आगे जाके जब पैटर्न्स को चेंज किया गया, पैटर्न चेंज करने के बाद मैथ एक साथ आया। जब मैथ एक साथ आया तो स्टार्टिंग में बच्चे बहुत घबरा गए थे, बहुत घबरा गए थे कि मैथ का पेपर एक ही दिन में इतने 15 चैप्टर का हमें एग्जाम देना है, कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। बट उन्होंने ये देखा कि उन्होंने एक साथ चैप्टर तो कंबाइन किए, पर चैप्टर कंबाइन करने के बाद आपके पास ये भी ऑप्शन बन गया कि आप ज़्यादातर चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल पूरे चैप्टर बन गए, और ओवरऑल जो चैप्टर बने उसमें से ज़्यादा चैप्टर स्कोर निकाल के आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको 80 मार्क्स, मतलब मैथ का जो पेपर होता है 80 मार्क्स का होता है, ऑप्शन हटाने के बाद आपको 80 निकालना है। तो बच्चों के पास मैथ 1 मैथ 2 दोनों बनाने के बाद उसमें से 80 मार्क्स निकालना था, जो आसान हो गया। तो यहाँ कोई रिस्क गेम नहीं था। तो यही सभी चीज़ें एनालाइज कर रही हैं कि इसमें विदाउट रिस्क गेम काम हो सकता है, किसके अंदर रिस्क के साथ काम हो सकता है, किसके अंदर चैप्टर का एनालाइज, मतलब कौन सा चैप्टर ऐसा है कि जिसको मैं करूं, कम टाइम में भी कर लूं और ज़्यादा स्कोर भी हो। ये सभी फैक्ट को ध्यान में रखना जरूरी है, और इनको रखने के लिए आपको, आपने जो बोला, ड्राइवर को समझना बहुत जरूरी है और अच्छे ड्राइवर को पकड़ना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैथ का सिंपल सा बात है, मैथ 1 और मैथ के बस 2 चैप्टर करके और पूरा थ्योरम करके आप 90+ स्कोर कर सकते हो विदाउट रिस्क। अब ये चीज तो सर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई, लेकिन एक सवाल ये चीज है कि मैं यहाँ पे एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे नंबर से बहुत ज्यादा दिक्कत आती है।
है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्या एक स्टूडेंट्स अगर न्यूमेरिकल नहीं भी करता है या फिर अगर करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में उसे डील आउट बहुत अच्छे तरीके से कर सके? देखो ओमकार सर, यहाँ भी मैं टोटल 2 तरह के बच्चे हैं, मतलब 3 तरह के बच्चे। एक ऐसा बच्चा है कि जिसको जो भी दे दो कर लेगा, राहुल सर, जो भी दोगे वो कर लेगा। दूसरा ऐसा बच्चा है कि जो बाकी चीज़ें तो कर रहा है पर न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे, अगर उसको थोड़ा ऐसे नंबर चेंज करके न्यूमेरिकल आ जाता है तो फंस जाता है, उससे नहीं हो पाता। और तीसरा टाइप का बच्चा ऐसा है कि जिसको जस्ट पास होना है, सर बस मेरी नैया निकल जाए, बस नैया निकल जाए और आगे सैया मिल जाए, बस काम इतना ही ख़त्म हो जाए, बाकी कुछ करना नहीं है। तो ये तीनों टाइप के बच्चे। पहले टाइप के बच्चों को तो कुछ समझना नहीं, उसको सब कुछ करना है, उसको आप रोकोगे भी, जैसा भी राहुल सर, मुझे अगर कोई रोकता भी था तो भी हम करते थे। अब दूसरे टाइप का बच्चे को समझदारी से काम करना पड़ता है कि अगर उससे न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहा तो सबसे पहले मैं उसको बोलूँगा कि जो थ्योरी क्वेश्चन है वो बाकी सब करो, पर थ्योरी क्वेश्चन अगर यहाँ आप न्यूमेरिकल छोड़ते हो और आपका टारगेट बहुत अच्छा 80-85 स्कोर करना है, 70-75 स्कोर करना है, तो सिंपल सी बात है, कोई चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। आप अगर न्यूमेरिकल स्किप कर रहे हो तो आपको हर चैप्टर 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ओके, आप स्किप नहीं कर सकते। बट अगर आपका ऐसा है कि न्यूमेरिकल स्किप करना है, न्यूमेरिकल स्किप करना, तो मैंने ये तरीका बताया। पर अगर न्यूमेरिकल के साथ चलोगे तो आप पूरा चैप्टर भी स्किप कर सकते हो किसी चैप्टर के लिए। मैं बोलना चाहूँगा ना ओमकार सर, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आते हैं। अभी जो आरसीसी बैच है, बच्चों को पीवाई के न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ, बच्चे खुद शौक है, बोलते थे सर आज तक मेरे को लगता था न्यूमेरिकल इतना डेंजर रहता है, इतना डिफिकल्ट आता था, इतना सिंपल न्यूमेरिकल। मैंने बोला देखो ये सब बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल, क्योंकि बच्चों ने देखा ही नहीं है ना, उनको कैसा दूर से ही बता दिया गया, जैसे आपको बता दिया जाए कि उधर भूत है, तने तने को ऐसा बता दिया जाए तने उधर भूत है, उधर जाना मत। अगर 4 लोग मिलके बोल दिए तो तने के दिमाग में भी लगने लगा भूत है भूत है भूत है, पर तने तने डोर खोल के देख के आओ, देखो तने डोर खोलने भी जा रहा है, तो अगर तने डोर खोल के जाके देखेगा, चेक कर लेगा, तो उधर कुछ नहीं मिलेगा, उसका डर खत्म हो जाएगा। अरे ज़्यादा लाइफ में क्या होगा भाई, लड़ो ना, ज़्यादा क्या मरोगे, उससे ज़्यादा क्या ही होने वाला है, समझ में आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल को करना चाहिए। न्यूमेरिकल जो आप ज़्यादा नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट जो पीवाई के न्यूमेरिकल है 1-2 मार्क्स का न्यूमेरिकल वो कर लो। मतलब सीधी बात ये एक चीज़ है कि आपको जो पीयर प्रेशर पे ध्यान नहीं देना, बेसिक आपको इंडिविजुअलिटी पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या, आपका गोल क्या है, उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको आगे करना क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है सर कि जब बोर्ड एग्जामिनेशन के अगर कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर करता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद सबसे अच्छा रिलायबल सोर्स क्या होगा, जबकि जिससे वो आंसर लिखे या फिर उसको रेफर करे, तो बोर्ड एग्जाम में जब एग्जामिनर पेपर चेक करे तो उसके मार्क्स ना घटे। प्रदीप गिरी लर्न फॉर अकेडमी 11th और बस उसमें जो हम लोग जो कंटेंट दे रहे हैं बस वो फॉलो करें, वो बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग है। इवन और मतलब सिंपल तरीके, ज़्यादा आपको तामझाम नहीं चाहिए तो आरसीसी बैच में जो नोट्स है, आरसीसी बैच में जो वीडियोस है, बस वो देख लो, हो जाएगा, वो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ। और आगे आने वाले दिनों में वन शॉट भी आने वाला, पंच का बादशाह आप सभी को पता है, 10th और 12th के बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो फॉलो करो, उसमें जो करवाया जाएगा हो जाएगा, और बाकी कुछ करने की जरूरत, सोचने की जरूरत ही नहीं। बाकी सर डेरिवेशंस अगर डील आउट करने हैं तो किस तरीके से करने चाहिए? डेरिवेशन देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर, जैसा कि मैं बताना चाहूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा आपके सामने कि एंगल ऑफ बैंकिंग, अगर आप जाके बुक के अंदर डेरिवेशन देखोगे ना तो आप सो जाओगे। मतलब जिन जो 2nd और 3rd लेवल के बच्चे, वो डेरिवेशन जब पहली बार लाइफ में वो डेरिवेशन देखते हैं डर जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि बुक पता है, बुक एक्सप्लेनेशन का जरिया होता है, उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाता है हर पॉइंट को बताया जाता है, ये है ऐसा है वैसा। आपको हर पॉइंट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है भाई, जो पेपर चेक करने वाला बंदा उसको सब आता है, उसको बस कैसा लिखना है, आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, डायग्राम से रिलेटेड एल क्या है, एम क्या है, आर क्या है, टी क्या है, जो भी उससे रिलेटेड कंटेंट है वो आपने सामने लिख दिया। अगर उसका डेफिनेशन सिंपल पेंडुलम एंगल ऑफ बैंकिंग है, उसका डेफिनेशन ऊपर लिख दिया, और डेफिनेशन के बाद आप फाइनली स्टार्ट कर दिया, हर कोई इक्वेशन नंबर दे दिया, हमने जो मेन इक्वेशन आ रहा है उसमें बॉक्स बना दिया, और फाइनल जो है डेरिवेशन का फिर से एक बार लिख दिया, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर दिस, काम खत्म। बस इतना करना रहता है। ये चीज़ मैंने एक चीज़ देखी है सर कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जब बच्चे जाते हैं तो जाने के बाद एक चीज़ उनको बहुत ज़्यादा देखने मिलती है कि वो आंसर लिखते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर आते हुए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, या फिर आंसर्स जो रहते हैं वो याद होते हैं पर लिख नहीं पाते। तो उसकी मेन वजह क्या होती है, क्या लैक ऑफ प्रिपरेशन रहती है उसमें? प्रॉब्लम क्या है बताया ओमकार सर, जैसा भी मैं अभी 12 घंटे का मैं लाइव सेशन ले लूँ, 12 घंटे के लाइव सेशन के अंदर मैं बच्चों को बस पढ़ाते जाऊँ, और बच्चे 12 घंटे के लाइव सेशन के बाद देखने के बाद उनको ऐसा फील होने लगे कि भाई मैंने तो आज 12 घंटे का लाइव सेशन देख लिया, मेरा तो सब कुछ हो गया। यही सबसे बड़ी भूल है। जो आपका 12th है ना, 12th के अंदर जितनी सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा स्कोर करोगे, क्योंकि जब तक सुनने से कुछ नहीं होता, जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे
पहले कम से कम 2-3 बार सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। और एग्जाम का प्रेशर तो रहता ही है, और एग्जाम में जाने का तो आपने जो दिमाग में बस बिठा के रखा था, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, बिठा के रखा था, आप जाने के बाद कंफ्यूज हो जाओगे, सब चीज़ें निकल जाएगी। इसीलिए जो भी चीज़ें सुन रहे हो 2 बार सुनो और उसको 10 बार प्रैक्टिस करो, 10 बार प्रैक्टिस करो, जब तक फुल कॉन्फिडेंट ना आ जाए कि मेरे कोई भी क्वेश्चन। इवन मैं आपको, आप लोग बच्चों को ये भी सजेशन देना चाहूँगा कि आपका अगर कोई भी चैप्टर हो जा रहा है तो आपके घर में अगर कोई बड़े भाई या कोई भी हो या कोई टीचर हो जो आपसे कनेक्टेड हो, उसको जाके बोलो कि इस चैप्टर का मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछो। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछने के बाद आप ऑन द स्पॉट आंसर दे पा रहे हो तो आपका जो मतलब आप जो रिवीजन कर रहे हो, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल सही ट्रैक पे। बट अगर, और वो भी नहीं आज आपने रिवाइज किया, कल उसको बोलो, तुरंत मत जाओ, कल जाओ। अगर कल जाने के बाद आप कर पा रहे हो, और ऐसा हर हफ्ते करो। जब 2 चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर का फिर से लेके जाओ, उसको बोलो कुछ भी पूछो। ये मत दो कि इसको 4 क्वेश्चन दे दो, बोलो 4 में से पूछो, नहीं। अब उसको बोलो कि 2 चैप्टर दिया हूँ, 2 में से जो पूछना है वो पूछ। इसको बोलते हैं प्रॉपर प्रैक्टिस, तो कुछ स्कोर हो पाएगा। बेसिकली ये बोर्ड एग्जाम, राइटिंग एग्जाम में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रिवाइज करोगे, उतना ज़्यादा आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी। नहीं सर, ओमकार साहब को रोकना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि देखो, मैथ में प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से जो फिजिक्स है वो भी एक तरह का मैथ ही है भाई। उसके अंदर डेरिवेशन जो है उसको प्रैक्टिस ही करना है, उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स उसको प्रैक्टिस ही करना है। अगर विदाउट प्रैक्टिस आप करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, समझ में आए। अब सर एक चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि सर पीवाईक्यूज क्या, मतलब पीवाईक्यूज का क्या रोल है, क्या पीवाईक्यूज से जो क्वेश्चन होते हैं, यानी प्रीवियस जो क्वेश्चन है, क्या वो रिपीट होता है, क्या उनको पढ़ना कुछ फ्रूटफुल होता है कि नहीं होता है? देखो यहाँ मैं 2 चीज़ें ऐड कर, जैसे मैं मैथ के लिए बोलना चाहूँगा। मैथ के लिए बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ा पहला गड़बड़ ये करते हैं कि पिछले 2 सालों का बस पीवाईक्यू उठा लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और उनको लगता है 2 साल में कर लिया, हो गया। नहीं, अगर आपका टारगेट ऐसा है कि मुझे हर टाइप के क्वेश्चंस को देखना है, तो मैथ के लिए मैं हर सब्जेक्ट के अलग अलग मेथड है। तो पिछले जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से लेके अभी तक के क्वेश्चंस को एनालाइज करो, उनको प्रैक्टिस करो, साथ में वो थ्योरम की प्रैक्टिस करो। एग्जाम्स में वही दिखाई देगा, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। बट यहाँ जैसे इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के पिछले 4 सालों का पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, आपको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देने वाले। बट यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा मेथड चेंज हो जाता है। अगर फिजिक्स में जैसे आपने पिछले जब से सिलेबस चेंज हुआ तब से अभी तक के क्वेश्चंस को एनालाइज किया, उसमें 2-3 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल गए जो क्वेश्चन बस एक ही बार पूछे गए, तो आपने बोला अरे ये तो एक ही बार पूछा, ये तो करना ही नहीं, और वही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। जैसे पिछले साल, मतलब अभी जो 2024-5 बोर्ड एग्जाम हुआ, अब जाके जो बच्चों ने एग्जाम दिया था उनसे पूछोगे तो ज़्यादातर बच्चों का कहना रहेगा कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है। बट अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि 2025 का पेपर उठाओ। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो 2025 का पेपर उठाओ, आप बोलोगे पेपर बहुत सिंपल था। क्यों सिंपल था? क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है और वही सब कंटेंट उसके अंदर मिला है। हम ऐसा बोल सकते हो एक आधा न्यूमेरिकल का थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, बट बाकी सभी चीज़ें उसके अलावा बहुत सही रहती है जो आई हुई है। बट अगर आपका एनालाइज ऐसा है कि पिछले जब से सिलेबस चेंज तब से जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया बस मैं वही पढ़ के जाऊँगा, तो भूल यही हो जाती है। आप जो भी चैप्टर कर रहे हो उसको बहुत अच्छी तरीके से करो, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन अच्छी तरीके से करो भाई, तो अच्छा कर पाओगे। ये 12th है, नहीं, एक ट्रैक जो यूज़ करें प्रॉपर तरीके का यूज़ करो। कुछ भी कहीं से भी सुन के कुछ भी मत करो, ये प्रॉपर तरीका है। पिछले 4 सालों का जो भी पीवाईक्यू तब हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। देखो पीवाईक्यू बस आप करोगे तो भी आपके क्वेश्चन बहुत बच जाते हैं, बट 1-2 साल का नहीं, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे सब करो तो कुछ होगा। तो आपके लिए पीवाईक्यू देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आखिरी साल हाँ, पिछले 10 साल का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 10 ना सीईटी का 10 साल की करने की जरूरत है ना अभी का, क्योंकि ट्रेंड हर साल चेंज होता है। तो जो ट्रेंड ये वाले सिलेबस का है ये फॉलो करना है, एंड सीईटी का तो पिछले 3 सालों का भी आप देखोगे तो भी हो जाएगा। बेसिक आपके जो रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं, जब से पैटर्न चेंज है तब से आपको जो पीवाईक्यूज है वो कवर करने की यहाँ पे जरूरत है। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है कि मॉक टेस्ट बहुत सारी चीज़ें चलती है कि मॉक टेस्ट एक स्टूडेंट को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए उस पर? आप मॉक टेस्ट मतलब कौन से टाइप का बोल रहे हैं? बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि जैसे बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो एक कंप्लीट पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा जो उनका पेपर रहता है वहाँ पे मतलब जैसा सिस्टमेटिक वे में बोर्ड का पेपर होता है। देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके टाइम बिल्कुल नहीं है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते तो भी चल जाएगा, बट इंग्लिश के लिए करना चाहिए। इंग्लिश के लिए पेपर प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। बट अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, आप चाहोगे कि डायरेक्ट पेपर प्रैक्टिस करो, उसमें लिखोगे कि आप लोग, तो इससे अच्छा वहाँ जो टाइम जा रहा है वो टाइम को, जैसा अभी 10th स्टैंडर्ड के अगर बच्चों का मुझसे क्वेश्चन पूछते तो मैं आपको डायरेक्ट बोलता 3 सब्जेक्ट का बस पेपर प्रैक्टिस करो।
बस प्रैक्टिस देते रहो, आप स्कोर कर डालोगे, कोई टेंशन नहीं। बट यहाँ थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको खुद का पहले प्रैक्टिस कर लेना, देन इसके बाद पेपर दो। वो जो मैंने आपको बोला कि हाँ। 10 दिन के बाद किसी को बोलो पूछने के लिए, हाँ। वो एक तरह का प्रैक्टिस ही हो गया उस सब्जेक्ट के लिए। हाँ, इंग्लिश के लिए आपको, हिंदी जो लैंग्वेजेस है उनके लिए आपको ऐसा पेपर प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली एक कंक्लूजन यही है कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसके पास टाइम बचा है, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे एक स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी भी कवर करवा है, तो आपको मॉक टेस्ट देने के बजाय आपको जो सिलेबस है आपको उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जो अगली वीडियो होनी चाहिए वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कौन से क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करना, अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। वी आर रेडी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। आपका जो टारगेट कमेंट होगा वो होगा 300 का, और जो टारगेट लाइक होगा वो 2000 लाइक का होगा। अगर आप इसे कंप्लीट कर दें तो अगली वीडियो आपके लिए आ जाएगी। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। जय हिंद।